नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 की तैयारियों में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 16 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 2 को हम लोग कवर कर रहे हैं। हम ग्राफ तालिका के हिस्से में हम ग्राफ वाले हिस्से को कवर कर रहे हैं। हम लोग पहले सवाल से इसका सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। एक एक सवाल को अच्छे से आप लोग देखिए, खुद कवर करिए, खुद इसका आंसर बनाइए और खुद से सोल्यूशन में इन्वॉल्व होइए, क्योंकि ये सब कुछ आपकी तैयारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक हिस्से को तैयार करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, ध्यान से आप लोग पढ़िए, देखिएगा समझ में सारी चीजें आएगी। ये निर्देश दिया है 1 से 5 तक के लिए। इसमें कहा एक तालिका है, एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी को रहता है कि आंकड़े डेटा जो दिए गए हैं वो नंबर में नहीं दिए गए हैं, हालांकि नंबर ही हैं, बट नंबर्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। आंकड़ों को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें 7 छात्रों की बात की गई है। अंकित हैं, ब्रिजेश हैं, चिराग हैं, दिव्यांश है, दिव्येश हैं, एहान है, फारूक हैं और गौतम हैं। इसके अलावा विषयों की बात करिए तो इतिहास है, गणित है, अंग्रेजी है, जीव विज्ञान है, हिंदी है और कंप्यूटर है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सभी विषयों के पूर्णांक अलग अलग हैं। आप इतिहास का पूर्णांक देखेंगे 150 है, गणित का 130 है, अंग्रेजी का 120 है, जीव विज्ञान सबसे बेहतर है क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक 100 है। अगर ये पूर्णांक 100 के इधर उधर कुछ होता है तो नंबर निकालना टफ हो जाता है। 100 एक ऐसी वैल्यू होती है जिसका परसेंटेज मान वही होता है, इसलिए इसमें टेंशन नहीं रहता है। कंप्यूटर दिया है और हिंदी दिया, हिंदी का 60 है और कंप्यूटर का 40 है। देखिए, अगर हम लोग पहले पन्ने को अच्छे से पढ़ते हैं तभी जो 5 सवाल उससे बनते हैं उनको तब हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। अगर हमारा पहले ही पन्ने पर डाउट है तब कंफ्यूजन बनेगा, इससे और मानकर चलिएगा। इसलिए पहले पन्ने की खूब एनालिसिस कर लीजिए। हम इसमें 2 प्रकार से रिकॉर्ड पा रहे हैं, जैसे कि मान लो अगर इतिहास विषय है, उसमें अलग अलग छात्रों ने कितने कितने प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं। नंबर नहीं है, मत सोचिएगा कि 150 में 65 नंबर कोई प्राप्त कर गया, 80 नंबर नहीं है, परसेंटेज है। अगर एक विषय की बात कर लो, चाहे जो विषय उठा ले, मान लीजिए हम सबसे बढ़िया विषय मुझे कंप्यूटर, हालांकि जीव विज्ञान सबसे बेहतर है क्योंकि इसका पूर्णांक 100 है, मैं कंप्यूटर ले लेता हूं, थोड़ा सा क्लियरिटी बन जाती है। कंप्यूटर की बात अगर करो तो इसका पूर्णांक 40 है, करेक्ट है, देख रहे हैं आप लोग 40 है। इसमें अलग अलग छात्रों ने कितने कितने प्रतिशत अंक अर्जित किए, इनकी बात करिए। अगर हम बात पहले छात्र अंकित की करते हैं तो अंकित ने 80% अंक अर्जित किया है। इस परसेंटेज को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं बताइए? इस परसेंटेज को हटाते, ये 80% किसका है बोलिए? 40 का है। आपको समझ में आ रही होगी बातें, एक से क्लियरिटी आती है तो स्पष्ट होगा। देखो, ये परसेंटेज जैसे हटाओगे ये जीरो गायब होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है नीचे 100 आ जाता है परसेंटेज से हटते ही। 8 चौके 32, इसको मिला कितना नंबर बोलिए? 32। अब वैसे भी आपको सोचना चाहिए, अगर पूर्णांक 40 है तो क्या किसी को 80 नंबर मिल जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। पूर्णांक 60 है तो किसी को 80 मिल पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। अब ऐसे देखिए इसको, अगर सेम उसी तरह से 90 की बात करिए, 0 से काट दीजिए, 9 चौके 36 हो जाएगा। 70% की बात करिए, 0 से काट दीजिए, 7 चौके 28 नंबर हो जाएगा। ये अलग अलग छात्रों को नंबर मिल रहा है। 0 से काटिए, 6 चौके 24 नंबर मिल जाएगा। 0 से काटिए, 8 चौके 32 नंबर मिल जाएगा। 0 से काटिए, 7 चौके 28 नंबर मिल जाएगा। और ऐसे फाइनली 0 से काटिए, 6 चौके 24। इस तरह से सबके नंबर आए, सबके नंबर हमको पता चले, करेक्ट है। अलग अलग छात्रों ने एक ही विषय में कितने कितने नंबर अर्जित किए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यही चीजें अगर मुझे क्लियर है और सभी विषयों के लिए क्लियर है, मेरा कॉन्सेप्ट सब पर अगर अप्लाइड हो सके तो हम कोई प्रश्न में हमारे लिए कोई कंफ्यूजन बनेगा ही नहीं। मैं आपको सीधा सवालों पर ले चलता हूं, यही क्लियरिटी आप बनाओ और आप मेरे साथ एक एक सवाल का सलूशन मुझे करते हुए और बताते हुए आगे बढ़े। अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितना है? मतलब कैलकुलेटिव डेटा है, आप समझो, इसका मतलब पूरी तरह से ना कटने वाली बात है, ठीक है। ये अंग्रेजी का पूर्णांक कितना है? 120। अब हम परसेंटेज की बात करें, 50% से 85%, 70%, जैसे भी पीछे कर रहे थे उसी प्रकार से सोचना है। देखिए 50% फिर भी आसान है, किसी का 50% सिंपल आधा होता है। 2 जीरो देखिए, यहाँ जीरो, आपको पता है परसेंट होगा, नीचे 100 जाएगा, 2 जीरो खत्म होके 12 पंचे 60 नंबर यहाँ मिल जाएगा, ये ठीक है। इधर चलिए थोड़ा सा डाउट यहाँ बनता है, और डाउट बनता है तो पहले इसके एक जीरो खत्म करो और 12 से इसको गुणा करो। 12 पंचे 60 है और 12 अट्ठे 96, 96 6 102 होगा। एक हमको दिमाग में मेरे था कि एक ही जीरो तो काट पाया हूं, दूसरा जीरो ए हमको खत्म करके देगा, 102 नंबर आएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप ऐसे सोचो, मैं ए कर रहा हूं, 85 बटा मैंने 100 किया और गुणा मैंने 120 किया, आपको जो समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया, ठीक है। 5 दूना 10 किया, 5 17 बार 85 किया, 2 से 6 बार हुआ, 17 छक्के 102, बात वही हो रही ना, ठीक है।
जीरो जीरो खत्म हुआ, 12 सत्ते 84 हुआ, लिखते चलिएगा। यहाँ पर फिर वही सेम समस्या देखिए आपके सामने आ रही है, क्योंकि 65 है। फिर हम एक जीरो तो खत्म कर रहे हैं, 12 से गुणा, 12 पंचे 60 है, 12 छंगे 72, 72 छः 78 है, दशमलव यहाँ लगा दीजिए, 78 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम जीरो जीरो खत्म कर ले रहे तो 108 है, 12 9 108, जीरो जीरो खत्म कर दे 12 8 96 है, जीरो जीरो खत्म कर दे 12 8 96। इस प्रकार से मैंने सभी छात्रों के अलग अलग मतलब यहाँ पर एक ही विषय के अंकों को ज्ञात कर लिया। अब जब अंक निकल आए तो मुझे क्या करना है, औसत। मुझे क्या करना है, औसत। औसत क्या होता है बताओ, योग बटा संख्या होता है। अब योग पर भी क्लियरिटी रखनी होगी। योग में भी पता इतना करने के बाद पता चले योग गलत हो गया तो और एक कहानी हो गई। तो हम लोग कोशिश करें ऐसा कि योग गलत ना होने पाए, जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं जोड़ के आपको देता हूं, देखिए कितना नंबर आता है। देखो मैं ऐसे जोड़ता हूं, 100 में 2 आंकड़े हैं, 200 लिख लीजिए यहाँ पर कहीं पर। बाकी हम अब चलते हैं सैकड़े की तरफ। 60 है इसके पास नहीं, कि 60 80 140 140 70 210 210 90 300 390, यहाँ पर 390 हो गया। 390 का मतलब 590 हो गया। अब थोड़ा सा इकाई पर चले आइए। 2 है, 2 4 6 है, 6 8 14 14 8 22 22 6 28 6 34 34 यहाँ पर अपने पास है। 34 जोड़िए 90 में तो 20 4 24 600 3 2 5 624 होगा मेरे हिसाब से। मैं परफेक्ट हूँ, आप जोड़कर देख सकते हैं। छात्र कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। औसत आपको पता है योग बटा संख्या होता है, 7 से कर दो भाग। 7 से जैसे ही भाग करेंगे थोड़ा सा आपको देखिए यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से भी जाना पड़ेगा। 7 8 56, 7 9 63 तो हो नहीं सकता। 8 56, 8 में 2 विकल्प हैं, 89 है 84 है, ये दोनों खत्म हो गए। अब देखिए 7 8 56 6 62 होता है, 6 और 4 64, फिर से 7 8 56 88 दशमलव समथिंग करके आएगा, तो उसके हिसाब से विकल्प ए आपको लेना पड़ेगा। 89 सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बन पाएगा। करेक्ट है, मेरे हिसाब से समझ में चीजें आ रही होंगी आपको। पहला डन होता है। दूसरे पर आइए, निम्न में किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है। निम्न में किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है। अब ये बड़ा कंफ्यूजन वाला विषय है। यहां पर जैसे आपके मन में आएगा यार निम्न में किस विषय में, देखो विषय तो हमारे पास ऐसे देखा जाए तो 6 है, ऑप्शन से देखा जाए तो 4 है, इसका मतलब 2 विषय तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। किसको किसको बताइए, अंग्रेजी गणित इतिहास हिंदी लिया गया है। इतिहास गणित अंग्रेजी और हिंदी लिया गया है। जीव विज्ञान से इनको विरोध था और कंप्यूटर से विरोध था। इन 2 विषयों को गायब कर दीजिए। अब इन 2 विषयों को गायब करने के बाद जो बचे विषय हैं उन विषयों में लिखा है क्या, निम्न में किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है। मतलब जो प्रतिशत है वो मिनिमम किस में है, बाई स्टूडेंट, जो छात्रों ने अचीव किया इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, किस विषय में सबसे मिनिमम परसेंटेज बच्चों ने अचीव किया है, ये हमको बताना है। मतलब ऐसे आप पूछ लो किस विषय में बच्चे कमजोर हैं, कह सकते हो ऐसे शब्दों के हिसाब से। अब इसके हिसाब से भाई हम कैसे निर्धारित करें, या तो हम एक काम कर ले, एक बच्चे को पकड़ ले, ठीक है, एक बच्चे को पकड़ ले और कह दे कि भैया तुमने जो है हर विषय में नंबर तो प्राप्त किए ही हैं, तुम्हारा हर विषय में सबसे न्यूनतम अंक कहां पर है, मतलब किस विषय में तुमने सबसे कम अंक प्राप्त किया है, यही हमको निर्धारित करने की रिक्वायरमेंट है। इसको 2 प्रकार से लोग सोचते हैं, जैसे कैलकुलेशन पर जाते हैं। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, अगर आप यहां पर मेरी बात मान लेना, अगर आप चलोगे सबके नंबर, क्योंकि नंबर तो दिया नहीं है, सबके नंबर निकाल करके वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो एक ही फिगर आप कर पाओगे पूरे एग्जाम हॉल में, बाकी करोड़ नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं। अब सुनो, मैं जैसे बता रहा हूं उसी तरह से ध्यान। यहां छात्रों, क्योंकि इसने विषय बोला है तो आप छात्रों को पकड़ लीजिए। जैसे छात्र को पकड़ लीजिए, मान लीजिए अंकित को पकड़ लिया। मुझे बताओ अंकित ने सबसे कम नंबर किस विषय में अर्जित किया है, 65 35 50 और 80, तो सबसे कम गणित में। यहां लिख दीजिए मैथ। समझ रहे हैं, मैथ। अरे भगवान, मेरा ही विषय जा रहा है खराब। देखो फिर हमने कहा ब्रिजेश 80 65 85 और 50, इसने हिंदी में सबसे कम, ब्रिजेश हिंदी में कमजोर है। चिराग 90 60 70 90, मैं जैसे कर रहा हूं ऐसे करिए, सबसे बेहतर तरीका यही है। तो आप देखो 90 60 70 90 सबसे मिनिमम मैथ, ठीक है, मैथ अपना स्थान ले रहा है, स्थापित कर रहा है। दिव्येश 70 75 65 40, हाँ तो सबसे मिनिमम इसमें 65 अंग्रेजी में है, इंग्लिश में कमजोर है दिव्येश। एहान 90 50 90 70, फिर मैथ आ गया। तो मैथ अपना रिस्पॉन्स मतलब डालता है, जैसा मैथ होता है उसी प्रकार से हो रहा है। फारूक 100 80 80 80, फिर आ गया। देखिए मैथ तो है, साथ में ए लोग भी हैं, लेकिन मैथ तो है ना, मेन ए है।
और यहाँ पर भी देखिए तो मैथ ही है, मैथ नहीं हिंदी है। तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा जहां पर मैथ की अवेलेबिलिटी है, न्यूनतम में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी मैथ की है। तो मैं यहाँ पर मैथ को प्रेफर करूंगा, और मैथ वैसे भी सबका कमजोर होता है, तो मैथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह सबसे न्यूनतम अंक दे रहा है। अर्थात मैं अगर कहूंगा कि हमारे इस विद्यालय में या इन बच्चों के समूह में सबसे कमजोर विषय के रूप में है तो मैथ है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। सब लोग सेकंड नोट करें। थर्ड पर आए, ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है। मैंने ये पूछा आपसे, ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है। अब इसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिजेश हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, समझने की बात है। ठीक है, हम यहां पर ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, हम वैल्यू निकालेंगे तब बता पाएंगे। जैसे इसका देखिए, ब्रिजेश को इतिहास में, अब आपको समझना पड़ेगा पूरा, 00 15 8 120, मैं ऐसे लिख रहा हूं, दिख रहा होगा आपको, 120 नंबर मिला। ठीक है, इधर बात करो 65 में, वही चीज है भी जैसे किया था, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 13 छंगे 78, 78 6 कितना होता है 84। दशमलव एक स्थान पर लगाना पड़ेगा, 84 पॉइंट, या तो नीचे कहीं लिख देना, थोड़ा स्पष्ट रहेगा आप लोगों को। हम ब्रिजेश को ही लिख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए ऐसे देखिए, ए 2 0 खत्म, परसेंट है 15 8 120। इसकी बात करिए 0 और 65 है ना, ये हम ऐसे थोड़ा सा हम इसको क्लियर करते हैं ना, जिससे कि स्पष्ट रहे, आप लोग डाउट में ना रहे। देखिए ये है, ये हम ले रहे हैं। ठीक, ये श्योरिटी, थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाती है ना, आप लोगों को क्लियर समझ में आता है। कैसे किया, देखिए 80% है तो बटा 100 होगा, आपको पता 2 0 गया, 15 8 120। इसकी बात करिए, 0 खत्म 1 0, 13 पचे 65 है। ठीक है, और 13 पचे 13 छंगे 78, 78 6 84 है। ठीक, 84.5 हो गया। इधर चलिए, यहां से हम उसी तरह से था, अभी मैंने शायद ब्रिजेश का किया भी था, या शायद किसी और, जो भी हुआ हो कोई ऐसा नहीं है, अंग्रेजी का ही तो था, निकाला तो था नंबर, अभी 102 आया था ना। 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96 6 102, 102 करेक्ट है। ऐसे देखिए इसका तो भाई ये सबसे बेहतर होता है, मुझे जो 100 लगा है देखिए 95 होगा सीधा सीधा। इसके बाद इसका देखिए 50% करिए 30 होगा। इसका देखिए कितना होगा, 9 चौके 36। अब सबसे पहले ब्रिजेश के कुल नंबर को जोड़ लीजिए, ब्रिजेश का कुल नंबर जोड़ डालिए, देखिए कितना आता है। ब्रिजेश का जो नंबर आएगा भाई 120 है, 80 200 कर लीजिए, भी छोड़ दीजिए। उसके बाद 120 80 200, 200 100 300। ठीक है, 300 हो गया, 300, या ऐसे देखिए मैं जैसे बता रहा हूं, थोड़ा सा जैसे इन सब में डाउट बहुत बनता है बच्चों को, मैं जो समझ पा रहा हूं, या तो सबके जीरो दशमलव के स्थानों को सेम करके चलिए, तो बाई डिजिट हम चेक कर सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं। जैसे अगर आप चाहो ना तो बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। देखो यहाँ 0 कर दो, यहाँ आपका है ही है, यहाँ 0 कर दो, यहाँ 0 कर दो, यहाँ 0 कर दो, दशमलव के बाद कोई मतलब नहीं किसी का, तो यहाँ 0.5 लास्ट में आएगा। इसके बाद देखिए कैसे जोड़ा जाता है, 6 है, 6 5 11 है, अंत से अगर जोड़े, हम प्रारंभ से भी जोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं जोड़ पाएंगे। 6 है, हालांकि मैं डिफरेंट जोड़ रहा हूं, मेरा ये पैटर्न नहीं है, मैं पैटर्न ऐसे जोड़ता हूं जैसे मैंने आपको शुरू में कराना शुरू किया था। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी देख लेते हैं एक बार। 6 है, 6 5 11 है, 11 2 13 है, 13 4 17 है, 17 है, 17 की 7 हासिल लगा 1 है, 3 1 4 हो गया, 4 3 7 है, 7 9 16 है, 7 9 16 है, 16 एक खत्म है, देखिए 16 16 8, 16 8 कितना होता है 24, 24 2 कितना होता है 26, की 6 हासिल लगा 2 होता है। यहाँ सब में है नहीं, 2 1 3 है, 3 1 4 है, तो ये हो गया 467। मैं थोड़ा चेक करना चाहूँ कि मैंने सही किया था कि आपने सही किया था। हम लोगों ने बेसिकली, आप लोग भी आंसर हमें कर सकते हैं, हालांकि हम मेरे हिसाब से तो सब सही ही है, कोई टेंशन की बात होनी नहीं चाहिए। आप एक बार फिर भी क्लियरिटी कर लीजिए। देखिए 120 है। ठीक है, मैं कुछ लोगों ने कमेंट किया था सर चेक कैसे करते हैं, हमको कहा मोबाइल में लेकर चेक। अरे हम कह रहे हैं यार हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं। ठीक, ये मैं कर रहा हूँ, आपको थोड़ी मैं कह रहा हूँ करने को, तो मैं अपने हिसाब से तो वेरीफाई कर सकता हूँ अलग अलग प्रोसेस दिखा करके आपको। ठीक है, मैं जैसे करा रहा हूँ, प्लीज मारो मेरी बात को, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। फालतू में अपने इसमें इंटरप्ट मत डालिए, आप अपनी बातें रखिए केवल। ठीक है, 467 में वेरीफाई करता हूँ, 467 मतलब अलग अलग तरीके जो हम इजाद करते हैं उसके आधार पर वेरीफाई करते कि ऐसे करो, इसका बेनिफिट मिलेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब इसने हमसे क्या कहा था कि ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना। अब सुनिए, इसके अभी तो नंबर ब्रिजेश को इतना मिला है। ठीक है, पूर्णांक की बात करो, पूर्णांक भी जोड़ना है। ये देखिए 100 हो गया, 200 320 320 ना, 100 100 200 320 450 450 और मिला दीजिए 600 150, पूर्णांक है 600, तो गुणा करिए 100 बटे आपका 600 है। ये 0 खत्म हो गया, 6 से काटिए, 6 सते 42, 4 मतलब 6 सते 42 होता है, 42 4 46, फिर 6 सते 42 होगा,
77 समथिंग करके जाएगा, तो 77 के सबसे नजदीक 78% है। तो ब्रिजेश को जो कुल परसेंटेज मिला है सभी विषयों में, कुल 78% ब्रिजेश ने अर्जित किया है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया है, ठीक है। फोर्थ पर आइए, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, सभी विषयों की बात कर रहे हैं। 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। अब जैसे परसेंटेज ही लिखा है, इसमें वेरीफाई करना आसान है, मतलब इसमें ऐसी बात, मुझे उन बच्चों को देखना है जिन बच्चों ने 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया। लेकिन सभी विषय में करना चाहिए। जैसे हमने अंकित को पकड़ा, अंकित की स्थिति ये है बेचारे की कि ये मैथ में बहुत वीक है, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। अब आगे चलिए ब्रिजेश की बात करिए। तो ब्रिजेश होशियार है लेकिन हिंदी में फंस गया, 50 पाया है, बाकी बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस जा रहा, देख लीजिए आप लोग। हम आए चिराग के पास, चिराग बैलेंस कर रहे हैं और चिराग ने देखिए मेंटेन किया 60, एक जगह मैथ में वीक है थोड़ा सा, बाकी सब में मैथ के ऊपर 60 के ऊपर किया, तो हम चिराग को कंसीडर कर सकते हैं। दिव्येश, दिव्येश देखिए यहाँ फंस गया बेचारा हिंदी में, ठीक है। एहान, एहान ने भी फंस गया मैथ में। फारूक, फारूक ये फंस गया जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में वीक रहा है। और गौतम, गौतम ने मेंटेन किया 60-60 दो जगह था लेकिन मेंटेन कर लिया। तो दो ऐसे छात्र थे जिनको सभी विषयों में 60 या उससे अधिक परसेंटेज अंक मिला है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट सोल्यूशन हो जाएगा, चौथा डन होता है। पांचवा, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? बढ़िया है सवाल, देखिए भी पीछे हम लोगों ने किया था इसी टाइप से, जैसे ब्रिजेश का निकाला था वैसे एहान का निकाल देंगे, उसमें कोई ऐसी बात थोड़ी। तो एहान का रख रहे हैं हम लोग, एहान का यहाँ पर देखिए, फिर वही बात है, परसेंटेज है तो बटा 100 गुणे पूर्णांक होता है। 15 9 135 हो गया, जोड़ ही पूछा होगा, यस। चलिए एहान को थोड़ा सा सर्कल कर लीजिए यहाँ पर, जिससे कि क्लियरिटी आपको रहे कि देखिए हम किसको पकड़ रहे हैं, ए वाला, ठीक है, इसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ओके चलिए 50% तो सीधा 65 हो जाएगा, दिक्कत नहीं। 90 12 9 108 हो जाएगा, ठीक है। ये 60 हो जाएगा। ये आप इसको देखो तो 7 छंगे 42 से 42 हो गया। ये 8 चौके 32 32 हो गया। सबको दीजिए जोड़, सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, देखिए कितना आता है बताइए, यहाँ पर स्पष्ट कर लीजिए। सोचिए हम लोग देखिए फिर उसी तरह से जैसे जोड़ने का एक प्रोसेस बनाए, तो कहिए तो 3 डिजिट वही प्रोसेस फिर लगा के देखा जाए। ये देखिए ये वाला बेहतर है, फिलहाल मैं जोड़ने की कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको देता हूँ, प्रोसेस करता हूँ। हालांकि हम चाहें तो पहले अंक से भी निर्धारित कर सकते हैं, पहले अंक से भी जा सकते हैं, लेकिन हम अंत से चलते हैं, हासिल लेते हैं। देखिए कैसे होता है, 2 2 4, 4 8 12, 12 5 17, 17 5 22 की 2 हासिल, भाई 2 एक ही में तो है, 442 हो जाएगा। लेकिन ठीक है, 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 3 24 की 4 हासिल 2 हो गया। अब 2 1 3, 3 1 4, तो 442 नंबर होता है जो एहान ने अर्जित किया था सभी विषयों में मिला करके। अब यहाँ भी एहान से परसेंटेज निकाल सकते हैं, पूछा जा सकता था लेकिन पूछा नहीं है। तो कुल मिला के ये है सही तरीका इस पूरे पैटर्न को पढ़ने का। मुझे लगता है समझ में आया, ये फिगर आपका डन हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 से 10 निम्न तालिका का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूर्व के वर्षों में यक्स कंपनी द्वारा निर्मित हजारों में 5 प्रकार की कारें हैं, ABCDE की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर हमारे पास कारों के प्रकार है ABCDE करके हैं और वर्ष है 2016 से लेकर 21 तक। इसने कहा है कि निम्न तालिका का सावधानी पूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूर्व के वर्षों में यक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारें हैं, मतलब यक्स कंपनी ने अलग अलग वर्षों में 16 में 17 में 18 में, मतलब 2 प्रकार से आंकड़े पढ़ने हैं कि कार ए सभी वर्षों में कितनी कितनी निर्मित हुई, हजारों में है, जैसे 230 के बाद 1000 लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से 2016 में अलग अलग प्रकार की कितनी कारें निर्मित हो रही हैं, अलग अलग वर्ष कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, अलग अलग कारों के प्रकार कंसीडर कर लीजिए। 2 तरह से हम इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। सवाल को पढ़िएगा तो और क्लियरिटी आएगी। जैसे पिछले वर्ष में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है, पिछले वर्ष की तुलना में। जैसे कार ए पकड़ लीजिए, ठीक है। अब आप पढ़ो, जैसे हम उसमें सबको नहीं देखेंगे, हम ABC 3 कारों को देखेंगे, ABC, बाकी हम DE को पैटर्न चेक ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो क्या मतलब है। इधर देखिए 30 से 40, 40 से 50 से 60, फिर घट गया, देखो तो हम कार्य को नहीं कंसीडर कर सकते। 220 फिर 15, ये घट गया, छोड़ दीजिए। 125 228 घट गया, नहीं। सतत वृद्धि का मतलब लगातार बढ़ते जाए, तो इनमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा राइट सोल्यूशन। क्योंकि किसी में भी पिछले वर्ष की तुलना में सतत वृद्धि नहीं, सतत वृद्धि का मतलब बढ़ता ही रहे, कहीं ऐसा ना हो कि बढ़ के धड़ाम से गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से इनमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 2016 से 21 के दौरान यक्स कंपनी
द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कारों की संख्या अधिकतम है? 2016 से 21 के दौरान यक्स कंपनी, अब यहां पर जैसे कंपनियों की बात करा जाती तो प्रकार है ना, कंपनी का नाम यक्स है, तो कारों के प्रकार, वो जो कंपनी थी उसने कहा किस 2016 से 21 के दौरान यक्स कंपनी निर्मित कारों में से किस प्रकार की कारों की संख्या अधिकतम थी। अब देखो बहुत बढ़िया है, टेबल है, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें कोई परसेंटेज नहीं, हालांकि आंकड़ा है बट आंकड़े इतना नहीं कंफ्यूज कर सकते हम लोग, इतना कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। अब इसने कहा कि यक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या 2016 से 21 के दौरान अधिकतम थी। इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं? कारों के प्रकार, जैसे हम ये देख लें कि 16 में कितनी कारें बनी, नहीं, जैसे हम ये कह दें कि कार जो ए प्रकार है वो अलग अलग वर्षों में कितनी बनी, बी कितनी बनी, सी कितनी बनी, डी कितनी बनी, ई, और ऐसे भी मुझे ए लेना है, डी लेना है, ई लेना है, बी लेना है, ए डी ई बी, तो हमको सी को इग्नोर करना है, सी है नहीं अपने ऑप्शन में, तो हमें यहाँ पर शुरू के दो और अंत के दो, इन्हीं को टारगेट करना है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, करेक्ट है? हमारे पास दो प्रकार की कंपनियां हैं, दो प्रकार की कारों के प्रकार हैं, इधर दो इधर दो, चार प्रकार की बेसिकली आप कह सकते हैं। अब इसने हमसे कहा कि कारों, किस प्रकार की कारों की संख्या, अब मैं जैसे कहूं कि या तो जोड़िए, जैसे आप ए को जोड़िए, बी को जोड़िए, डी को जोड़िए, ऐसे कर सकते हैं, या तो हम वर्ष वाइज कंसीडर कर सकते हैं, जैसा मैंने पीछे एक करके दिखाया था। भाई आप जोड़ के जा सकते हो, 200 200 400 2 600 6 2 8 8 2 10 10 2 12, फिर उसके बाद इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, आंसर नहीं गलत होगा, सही हो जाएगा, बट टाइम टेकन प्रोसेस है। मैं इसका एक तरीका आपको बताता हूं, उसको सुनिए। मैं प्रोसेस समझ गए होंगे आप लोग ना, कि ऐसे में हम जोड़ जोड़ के चेक कर लें कि कौन सी कंपनी सर्वाधिक कार का जो है, सर्वाधिक कार को निर्माण कर रही है, उसकी संख्या अधिकतम है। ये तो निकालना आसान है, जोड़ के तो कर सकते, बट हम डायरेक्ट करें बिना जोड़े, जैसे हम इसके लिए मुझे उल्टा आना पड़ेगा, 16 में देखना पड़ेगा, 16 में सर्वाधिक किसका प्रोडक्शन या कौन सी कार निर्मित हुई है बताइए? ए की, बी की, डी की, ई, आप चेक कर लो, सबसे ज्यादा ए है, सबसे ज्यादा ए है, करेक्ट। अब आइए 17 में, इसमें भी अगर देखेंगे तो 40 से 220, इसमें भी ए ही है। चलिए एक, जैसे उधर मैथ कमजोर हुआ था वही वाली बात है, 250 215 230, यहाँ भी यही है, करेक्ट है। फिर इधर चलिए 260 दो, यार एकदम क्लियर हो गया कि ए ही होना है और कोई होना नहीं है, ए ही है, ये अपना रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं रहा कहीं पर, ए ही है और ए ही। अब बताओ, जब सब जगह पे हर वर्ष में सर्वाधिक कारें ए प्रकार की ही बनाई जा रही हैं, तो हम क्यों डाउट में रहें? हम डी ऑप्शन को राइट सोल्यूशन मान लें, यही सही उत्तर होगा, डी ऑप्शन आप लोग नोट कर सकते हैं, 7वां डन होता है। 8वें पर आइए, 2016 से 21 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी? 16 से सीधा 21 चले आओ, कार ए की बात करो, जो प्रकार है 230 से 255 हो गया। देखिए 230 था कब? 16 में, ठीक है, और 221 में कितना हो गया? 255 हो गया। अब इसका इंक्रीज करिए परसेंटेज में, तो इसके लिए 5 चौके 20, 5 छंगे 30 है, 5 पचे 25 है, 5 एक के 5, 46 से 51 हो रहा, 46 5 51 कर दें तो 5 गुणा 100 बटे आप कितना कर सकते हैं? 46 का ही रिस्क लें आप लोग, अगर इजाजत दो थोड़ी सी, ठीक है, इजाजत है? बोलिए नहीं है। डेटा देखिए, नजदीक नजदीक है, डर लगता है, लेकिन हिम्मत मेरी कर रही थोड़ी सी। अगर हम इसको 45 कर दें, क्या कर दें? 45, तो 5 9 45, तो आएगा कितना बताइए? मैंने क्या किया? घटाया, घटाने से बढ़ जाता है, अगर नीचे कम रहता है तो मान ज्यादा आ जाता है। इसका मतलब जैसे अगर 9 से भाग करेंगे तो 11 समथिंग होगा, तो उससे डाउन होगा, तो उससे डाउन का मतलब 10.87 है यार, कर लो भाई, ठीक है, इजाजत मत दीजिए हमको। 500 और इसको मैंने क्या किया? 46 से भाग दिया। हालांकि एक स्टेप चाहो तो काट सकते हो आप लोग यहाँ पर, लेकिन चलिए कोई नहीं, 46 से देखो एक बार तो जा ही रहा, तो 10 पॉइंट आएगा, श्योर हो गया। मैं कह रहा था 4 और 0, ठीक है, 10 बढ़ा लीजिए, दशमलव लगा दी, 0 कर लीजिए, ये 8 बार जाएगा, 8 छंगे 48, बिल्कुल सही है। कुछ बस सोचिए, जैसे मैंने कहा 10.87 राइट सोल्यूशन आप लोग लगा सकते हैं, सवाल का करेक्ट हल हो जाएगा। ठीक, चलो 2016 में कार ई का उत्पादन, 2016 ए है, कार ई ए है 115। वर्ष 2019 में कार बी, 2019 ए है और कार बी 215, ठीक है। उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? 16 में जो कार ई का उत्पादन था 115, और यहां पर 19 में जो कार कौन सा बी का उत्पादन है ना 215, ये जो ई का उत्पादन है यह इस बी के उत्पादन का कितना प्रतिशत है, यही सवाल है। ई का उत्पादन बी के उत्पादन का कितना परसेंट है? आसान करना हो थोड़ा सा कर लीजिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 23 हो जाएगा, 5 चौके 20, 43 हो जाएगा। ये 23 है और इसको परसेंट में लाना है, गुणा 100 बटा 43 कर दे।
रिस्क ले लिया जाए, बहुत नजदीक नहीं है, एक बार कोशिश कर सकते हैं हम लोग। जैसे अगर हम चाहें तो इसको क्या बना दें पता है, इसको हम 21 बना दें, कम कर दें, और इसको भी कम करके 42 कर दें। 21 दूना 42, 2 से डिवाइड करो 50 के सबसे नजदीक। यार कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा दरअसल। अच्छा एक चीज सोच सकते, दरअसल उधर भी मैंने कम ही किया था, 21 किया 2 कम, इधर 1 ही कम किया था। तो नजदीक में हम 50 देख रहे हैं, तो 50 से अब चाहो तो लगा दे दिमाग कहिए तो। देखिए ए है ना, दरअसल इसमें हम 1 ही कम किए हैं, इसमें हम 2 कम किए हैं। तो हम ज्यादा रहते हैं तो कम आता है, और कम होते हैं तो ज्यादा आ जाता है। तो ज्यादा आ रहा है तो कम होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ 47 होना चाहिए। फिर भी हम ट्राई करवा दे रहे हैं आप लोगों से। 2300 कर दो, गुड़े आप 43 कर दो। 43 से देखो कितनी बार जा रहा है ना, 5 बार तो जाएगा नहीं ना, 5 बार जा रहा है क्या, 5 चौके 20 जा तो रहा है शायद ना, 5 और 5 या 15, 5 चौके 20, 20 एक जा रहा है भाई। तो इसका मतलब 53 आ जाएगा आपका, 53.5 आ जाएगा। एक बार ट्राई कर देखिए, 5 या 15, 5 चौके 20, 10 से 5 5 होता है, 2 से 1 1 होता है, और 1 0 बढ़ ही गया। 3 बार लेके जाइए, 3 बार से ठीक है, 53.5 आ जाएगा। राइट सोल्यूशन आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोग लिख सकते हैं। 9वें सवाल का सही उत्तर आ रहा है। 2018 से 21 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई। 2018 से 21 हम बात कर रहे हैं, 18 से 21, और किस कंपनी की बात कर रहे हैं, कार डी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई। 230 से 220 हो गया, यहाँ 230 होता था, यहाँ 220 हो गया, बस इतना सा ही फर्क है। अब आप चेक कर लीजिए जीरो खत्म करके कितना कमी हो रही, 23 से 22 में 1 की कमी हो रही है। लिखो 1 गुणे 100 बटे 23, 23 चौके 92 होता है, 4.35 आप लगा दो कि हाँ फालतू में इधर उधर फंसे किस चक्कर में ना। तो राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन 10वें का आप लिख लीजिए, करेक्ट आंसर हो गया। अब आ रही पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बताऊं कि आपकी ग्राफ तालिका में अगर इंपॉर्टेंट में मैं मानता हूं, 2 को मानता हूं। एक तो मैं मानता हूं टेबल को, दूसरा पाई चार्ट को। हालांकि लाइन डायग्राम में जो रेशियो वाले पार्ट्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फिलहाल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दरअसल पाई चार्ट को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाई चार्ट पहले था ही नहीं, और सिलेबस में भी नहीं है, ग्राफ ही है और तालिका ही है। तो अब ग्राफ में इसको कंसीडर कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। 21 में नहीं आया था, 22 में आया है। देखो लगातार निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ये देखिए अलग अलग जगहों पर जहां जहां खर्च हुआ है, कागज पर, मुद्रण पर, जिल्दसाजी पर, रॉयल्टी पर, परिवहन पर, और पूरे खर्चे को यहाँ प्रतिशत के आधार पर 100% माना गया है। 100% के हिस्से में जितनी चीजें अलग अलग आ रही उन सबको प्रेजेंट कर दिया गया है। पहला, पुस्तक का मूल्य लागत, बहुत शानदार सवाल है, कंफ्यूज होंगे आधे से ज्यादा लोग, ठीक है, ज्यादा है, आधे से ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बोल सकता हूँ। पुस्तक का मूल्य लागत, मूल्य लागत मतलब जितना खर्च किया था से 20% अधिक। जैसे दुकान जो प्रिंट कंपनियां होती हैं, जो पब्लिकेशंस कंपनियां होती हैं, वो प्रिंटिंग प्राइस से एबव प्रिंट करती हैं, प्रिंटिंग नहीं, जो कॉस्टिंग होती है उससे एबव प्रिंट करती है। अगर पुस्तक पे बनने में लगा 100 रुपए तो प्रिंट कर रही 120, यहाँ यही कहा है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है, इसका मतलब यह जो है लागत से 20% ज्यादा है। तो एक पुस्तक के प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या होगी, कागज कितने रुपए लगे हैं, उसमें खर्च कितना कागज में हुआ, ये बताना है। सबसे पहले आप बताओ पुस्तक का एमआरपी और पुस्तक की कॉस्टिंग, ये 2 चीजें लिखा हूं। ये एमआरपी प्रिंटिंग प्राइस है और एक कॉस्टिंग प्राइस कितना पैसा लगा है। इसने कहा 20% अधिक अंकित हुआ है, तो 20% मतलब 5 से 6 हुआ है। अगर लगा है 5 तो प्रिंट हुआ है 6। अब इस 6 की वैल्यू 160 दिया है, तो लागत बताओ कितनी होगी। ठीक है, कटे ना कटे छोड़ दीजिए, आप इसको इधर कर दीजिए। देखो 160 गुणे आप 5 बटे आप 6, ये भैया पुस्तक की कॉस्टिंग है, इतना पैसा लगा है पुस्तक को बनाने में। अब इस हिस्से में 30% हिस्सा कागज में लगा है, 30% हिस्सा कागज में, तो 30% मतलब 160 गुणे 5 बटे 6 कर दो, गुणे 30% मतलब 30/100 कर दे। ठीक है, एक जीरो खत्म हो गया, एक जीरो और खत्म हो गया, 3 दूना 6 होता है, 2 8 16 होता है, 8 पंचे 40, 40 रुपए टोटल लगा है कागज में। कागज का हिस्सा 40 रुपए का है कुल। भाई देखिए कुल कॉस्टिंग इतनी है, इतना पैसा लगा है, इसमें कुछ 30% कागज में लगा है, 5% संवर्धन में लगा, 5% परिवहन में, रॉयल्टी में, सब जगहों पर लगा लगा के उसको उसने 160 रुपए प्रिंट किया था। ये हमारी कहानी थी, करेक्ट है। आइए, यदि 5200 प्रतियां, बहुत शानदार सवाल है, 5200 प्रतियां मतलब टोटल जो किताबें या पुस्तकें छपी वो 52 से थी। ठीक है, उसका प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत जो उसमें खर्च हुआ था किसमें, ट्रांसपोर्टेशन पे, वो लगा है कुल 80,500 रुपए।
तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके। अब आप मेरी बात सुनो, सबसे पहले बताओ कि कितनी प्रतियों की बात हो रही है। 5200 प्रति है टोटल, ठीक है, 5200 प्रति है टोटल। और एक खर्चा किसका है, एक खर्चा कुल जो लगा है 80,500 है। ये किसका है बोलिए, ये परिवहन का है। देखिए लिखा होगा परिवहन पूरे खर्च का कितना हिस्सा है, पूरे खर्च का पूरे की किसका है बताइएगा। यहाँ पर वो 5% है, ये 5% के बराबर है। 5% परिवहन 80,500 है। ये कितनी प्रतियों का है, 5200 प्रतियों का है। अगर हम कुल खर्चों की बात करें तो कुल खर्चा देखिए यहाँ पर 100% हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कर दे 20 का गुणा करे 80,500 गुणे आप कर दो 20। बट ये ध्यान रखो कि 5200 प्रतियों का है। ये जो खर्चा हमारा आया है दिस इज फॉर 5200 प्रति। हमको अगर एक प्रति का निकालना हो, देखिए एक प्रति का अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 80,500 गुणे 20 बटे आप 5200 कर दो, ठीक है, बटे 5200 कर दो। एक प्रति का खर्च है। अब इस एक प्रति के खर्च को आप लोग समझिएगा और मुझे इसको 25% के, एक प्रति का कॉस्ट पूरा नहीं कर रहा हूं, मुझे 25% का लाभ चाहिए। तो 25% का लाभ मतलब उसने यही कहा है कि उसको कितने में बेचना होगा। 25% का लाभ 1/4 होता है। अगर लागत 4 है तो 1 बढ़ाकर, इसका सेंस ये होता है कि अगर लागत आपकी 4 है तो 1 की वृद्धि करके 5 में बेचो, समझ रहे हो, तब जाके 25% का लाभ होगा। तो लिखिए 80,500 गुणे 20 बटे 5200, ठीक है, गुणे 5/4 कर दीजिए। ठीक, आइए अब इसको खत्म करिए। इतना कैलकुलेशन कर डाला हम लोगों ने, ठीक है। देखो ये 0 खत्म हो गया, 4 पंचे 20 होता है, ये भी सही है। अब कुछ खत्म होने की स्थिति में है, यस बिल्कुल होगा, ऐसी बात नहीं। देखिए हमारे सामने स्थिति है कि 25 है और ये आपका कितना है 805 है। 80,500 था, 5200 प्रतियां थी, कोई बात नहीं। हम लोगों ने कुछ खत्म किया, हाँ बिल्कुल। हमने देखा कि 8,500 था और हमने इसको 20 से 5 बिसाम में 100 था। भाई सीधी सी बात है, हम लोगों ने अपने स्तर पे सब सही किया, कोई ऐसी बात नहीं। अब आप चेक कर लो, देखो कितना होता है। जैसे अगर हम इसको 5 पचे 25, 25 पंचे 125 की 5 हासिल 12, 2 1 हो गया, 25 अट्ठे 200 और कितना हो जाएगा। देखिए फिर से 25 पंचे 125 की 5 हासिल 12, शून्य 2 कर दिया, 12 का मतलब एक हाथ से 25 अट्ठे 200, 201 हो गया। आप इसको डिवाइड करोगे 52 से, 52 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 4 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 4 बार का मतलब 5 चौके 20, 208 हो जाएगा। हमको 3 ही बार लेकर जाना होगा। मैं इसको थोड़ा सा रफली करना चाहूंगा, नियरर भी जा सकते हैं बट ऑप्शन बड़े अजीब से है, इसलिए मैं ऐसे कहूंगा आप लोगों से, मुझे करने दीजिए भाई, रिस्क मत लीजिए। हालांकि मैं कभी इसको सवाल किया हूं, मैं इधर भी काट सकता था, थोड़ा यही स्टार्ट कर लेता तो कुछ चीजें और क्लियर हो जाती। 4 से थोड़ा सा काट पीट लेते ना, तो जैसे यहीं पे काट लिया होता, 2 0 देखो ये खत्म हो जाता, 4 पंचे 20, 4 13 बार हो जाता, ऐसे हो जाता ना, तो थोड़ा आसान हो जाती चीजें, मतलब हो सकता है। चलो ठीक है कोई नहीं, हम 52 से भी कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 20 125 है, सब पर एफर्ट करना चाहिए, हर स्थिति को फेस करना। 3 बार ले जाओ, 3 दूना 6 होता है, 3 पचे 15, 11 से 6 5 होता है, ठीक है। 10 से कितना हो जाएगा, 9 से 5 4 हो जाएगा, 45 हो गया। और इधर आप 2 कर लीजिए, आप कितना जाएगा 8 बार ना, 8 बार, 8 दूना 16 होता है, 8 पंचे 40, 41 कर दीजिए। 12 से 6 6 हो जाएगा, 4 से 1 3 हो जाएगा, 5 कर लीजिए। यहाँ पर हमारे पास है 5। अब हम 5 छंगे कितना जाएगा, 6 बार के 7 बार, 7 पचे 7 जा सकता है, यस 7 बार जा रही है, 387 का है कुछ करके, यस बिल्कुल है, यही राइट सोल्यूशन हो जाएगा। मैं कह तो रहा हूँ एकदम सही है। कोशिश करिएगा, सवाल लेकिन शानदार है, छूटेगा बहुतों का, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़िए। पुस्तक की रॉयल्टी, अब आसान भी होता है, ऐसा नहीं सब टफ ही होगा। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। रॉयल्टी कहाँ है 20%, अब इसमें कोई बेसिस की जरूरत नहीं। और रॉयल्टी मुद्रण लागत ये है 25% से कितने प्रतिशत कम है। लीजिए 5, अब इससे आसान क्या हो सकता है, 5 से 4 है, मतलब 1 कम है किस पर, 5 पर, 1 गुणे 100 बटे आप 5 कर दो, 5 से डिवाइड करिए, 20% कम है, 20%, डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन, डी ऑप्शन 13वें का डन होता है। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 रुपए मुद्रण में खर्च करना है, मुद्रण यही है जो भी पीछे किया हम लोगों ने, उसे एक कोई पुस्तकों की मात्रा थी जिसमें 20,600 रुपए मुद्रण में लगाने थे। इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी, कम देना होगा, सीधी सी बात है, रॉयल्टी भी 20% था। मैं कह रहा हूं कि मेरा 25% का मान 20,600 है, यही तो है ना। अब आपको रॉयल्टी लाना है 20%, तो 20% का मान बोलो कितना होगा, 20% का मान कितना होने वाला है, ट्राई करिए। 5 चौके 20, 5 पचे 25,
5 चौके 20, 5 एक के 5, 5 दूना 10, 0, 4 से 4 शून्य शून्य, 4 दूना 8, 4 एक के 4, 4 चौक 16,480 है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सोल्यूशन आपके सामने है, करेक्ट है। 14 नंबर डन होता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। संवर्धन लागत पर किस किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा? संवर्धन लागत, संवर्धन का मतलब जैसे अब एक चीज मैं आपको बता दूं, पाई चार्ट इस मतलब उसका जो रूट है ना वो है इसका जो है मतलब जो वैल्यूज प्रेजेंटेशन है, इज नॉट इन परसेंटेज, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर एंगल। दरअसल हम कंप्लीट जो वैल्यू होती है परसेंटेज के आधार पर 100 मानते हैं, बट रियलिटी में सेक्टर के आधार पर यह 360 डिग्री है। इसने कहा अगर जैसे हम इसको देखिए 100% का मान अगर 360 डिग्री है तो जो अपना संवर्धन है जो कि 5% है इसके लिए कितना डिग्री बनेगा? 5 से 20 होता है। इसको खत्म करिए 18% या 18 सॉरी प्रतिशत नहीं डिग्री है, 18 डिग्री के बराबर होगा। 18 डिग्री यहाँ पर सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन इसका बनता है। आप सभी लोग नोट करें। इस सवाल को देखिए, शानदार सवाल देखिए, इस शिफ्ट में बढ़िया क्वेश्चन थे, यही तरीका होना चाहिए। मैं जिस स्टैंडर्ड को ऑब्जर्व कर सकता हूँ इट्स वेरी गुड स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और जितनी चीजें हो सकती है उतना कुछ इसने रखा भी है। 16 से 20 की रिहाई देखिए, ये रेशियोस हैं। निम्न रेखा ग्राफ एक कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से 7 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाता है। मतलब एक रेशियो दिया हुआ है आयात और निर्यात का। किसका? आयात और निर्यात का, करेक्ट है। आयात निर्यात, जैसे मान लीजिए मैं 2001 में हूं, 2001 की स्थिति क्या है कि हमारा जो रेशियो है 0.6 का है, इसको मैं 6/10 कर सकता हूं। 2 3 6 2 5 10 मतलब 3/5 हो गया। तो 3 हमारा आयात है और 5 क्या है बताइए? निर्यात है। ये है, समझिएगा। ऐसे कहीं का भी सोच लीजिए, मान लीजिए जैसे अच्छा ये 2-3 बातें, इसमें 2 बातें मैं स्पष्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये है कि रेशियो ऐसे बना हो, आयात मतलब मंगाना और निर्यात मतलब बेचना भेजना। 3 अगर मैं मंगाता हूं तो 5 में बेचता हूं। ऐसे यहाँ पर देखिए 0.8 है तो 4/5 हो जाएगा। 4 मंगाता हूं तो 5 भेजता हूं, ऐसे बहुत कम है। ऐसे 1.2 की स्थिति क्या है? यह 1 से बड़ा है कि 12/10 होगा तो 2 छंगे 12, 2 मतलब 5 अगर मैं मंगाता हूं तो 4 बेचता हूं। ऐसे ये भी है 5 या 15, 3:2 के फॉर्म में। इसको ऐसे कंसिडर करना, जो रेशियो 1 से ग्रेटर है, जो रेशियो देखिए अगर ऐसे बना भिन्न में और ग्रेटर देन 1 है, उसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी होगा। इसका मतलब आयात जो होगा वो ज्यादा होगा और निर्यात कम होगा, क्योंकि आयात और निर्यात का रेशियो है। अगर मान लीजिए हमारा भिन्न ऐसे है कि a/b लेस देन 1, भाई इतना तो मैथ हम सब जानते हैं कि देखने समझ में आ रहा है कौन 1 से छोटा है कौन 1 से बड़ा है। इसका मतलब a इज लेस देन b है। इसका मतलब आयात से छोटा है निर्यात, निर्यात बड़ा है आयात ज्यादा है, ये स्थिति है। समझ रहे हैं? अब आपको इसी को ध्यान देना है और प्रश्नों को हल करना है। आइए एक एक करते हैं। वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था। 2000 किसकी बात कर रहे हैं हम? 4 की। 2004 में हम देख रहे हैं कि आयात हमारा 240 करोड़ था। 2004 और 5 का कुल संयुक्त निर्यात 5, बहुत शानदार सवाल है, 500 करोड़ था। तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? कितना बढ़िया क्वेश्चन, देखो सब लोग। 2004 में क्या बोल रहा है बताओ? 2004 में हमारा आयात था 240 करोड़। तो पहले रेशियो बताइए, अगर दशमलव हटा दें 10 नीचे हो गया, 2 छंगे 12, 2 पंचे 10, 6/5 हो गया। 6/5 में हम एक बात कह सकते हैं कि 4 में अगर आयात, क्योंकि ऊपर आयात ही है 240 है, तो निर्यात कितना होगा? तुलना करिए, 6 चौके 24 होता है, 40 पंचे 200, करेक्ट है। निर्यात कितना हो गया? 200। और आगे पढ़ते हैं, लिखा है 2004 एवं 5, 2004 और 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था। कुल संयुक्त निर्यात कितना था? 500 करोड़ था। हम किसकी किसकी बात कर रहे हैं? 2004 और 5 की। यहां लिख देता हूं 2004 और 2005, ठीक है, का जो कुल निर्यात है, कुल निर्यात कितना है? 500। एक बात मुझे बताओगे क्या आप लोग कि 2004 में तो हमारा निर्यात कन्फर्म है ना? कितना है बोलिए? 200 करोड़ आया तो था, अभी 200 है। तो आप मुझे नहीं बता सकते कि 2005 में निर्यात कितना होगा? बिल्कुल बताना चाहिए आपको। 500 से 200 घटाइए, 300 करोड़ होगा। ये हो गया निर्यात किसका? 2005 का। समझ रहे ना भाई? हम ऑलरेडी 2004 का निर्यात जानते हैं और 4-5 का निर्यात 500 करोड़ का था। तो 4 का हिस्सा, 4 का पार्ट 200 करोड़ का था, तो 5 का हिस्सा 300 करोड़ का हो गया। अब आगे कहता है कि 2005 में अब आयात बता दो। चलो 2005 का रेशियो बताइए हमें, आप कितना है? आप लोग बताओ। 2005 का 1.5 है। 2005 का जो रेशियो है 1.5 है। दशमलव हटाएं, 0 बढ़ाएं, 5 या 15, 5। ये आयात है और ये निर्यात है। अब आप निर्यात में देख रहे 2 है और यहाँ रियलिटी में कितना है? 300 है।
और आयात बोलो 3 है, तो 3 का मान कितना होगा, इससे करें डिवाइड, 150 होगा, 150 को 3 से गुणा करें, 450 करोड़ आना चाहिए। एकदम राइट सोल्यूशन है। नहीं आए क्लियर करिए, कंफर्म करिए, हम स्पष्ट कर देंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। समझ में आई बात, 450 करोड़ था। आगे बढ़िए। किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात से अल्पतम मतलब मिनिमम, अल्पतम का सेंस होता है मिनिमम, अनुपातिक थे। आयात से निर्यात मतलब आयात ऊपर हो निर्यात कम हो। वैसे भी आपको बता दूं कि ऊपर जिसका छोटा होगा नीचे जिसका बड़ा होगा। भाई भिन्न बनाना है तो भिन्न तो बनेगा ही। ये 3 भिन्न ऐसे हैं जो एक से बड़े हैं, इनको सोचिए भी मत, इन वर्ष को सोचिए भी मत। और दूसरा हमें वर्ष को ही कंसीडर करना है, तो 4 3 मतलब 2 3 4 5 ही लेना है अपने को। इसलिए देखिए उसने बहुत कंफ्यूजन भी नहीं क्रिएट किया, हमें 2 को देखना है, 3 को, 4 को, 5 को। बोलिए क्यों ऐसा, क्योंकि ऑप्शन में 4 ही वर्ष, उसमें भी 2 वर्ष गायब कर दीजिए, इनको लेना ही नहीं है आपको। अब ले देकर यही 2 वर्ष हैं, 2 और 3। भाई इनको क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनके मान 1 से बड़े हैं, तो इनमें तो आयात ज्यादा है निर्यात कम है, हमें तो आयात कम लेना है। लिखा है ना, आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक हो, मिनिमम रेशियो में हो। 4/5 कर दो, 8/10 करने का, 3/10 कर दो, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि इसमें बड़ा है कौन, छोटा है कौन। भाई इसको भी कंपेयर करने का एक सबसे बढ़िया तरीका, भिन्न के हर को सेम कर दो। अब 4 दूना 8/10 हो गया। अब ये 8/10 है, 3/10 साफ साफ दिख रहा है कि 2003 आपका बहुत छोटा है, 2003 आपका बहुत छोटा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट सोल्यूशन बन जाएगा। आप सभी लोग 17वें क्वेश्चन का सही उत्तर देख सकते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। हाँ देखो मैंने अभी पीछे बताया था, A/B अगर हमारा लेस देन 1 है, इसका मतलब A इज लेस देन B है, तो यहां पर आयात इज लेस देन निर्यात। सवाल कहता है निर्यात आयात से अधिक, तो मतलब अपने को ऐसा भिन्न चाहिए जो 1 से छोटा हो, तभी तो हमारा ऊपर छोटा होगा नीचे बड़ा होगा, तभी तो आयात छोटा होगा निर्यात बड़ा होगा। तो हमें उन भिन्नों को लेना है, उन रेशियोज को लेना है, या उन वर्षों को लेना है जो भिन्न 1 से छोटे हैं, 1 से छोटे हैं। यहाँ पर कितने वर्ष की बात है, 4 वर्ष है। 4 वर्ष, भाई दशमलव के पहले 0 है, तो दशमलव के पहले 0 का मतलब ही 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। तो अब यहाँ पर आप लोग आयात को ज्यादा कम पाएंगे और निर्यात को ज्यादा पाएंगे। इस सवाल का सही उत्तर 4 वर्ष हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, ठीक है। वर्ष 2003 से 4 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब ये सब बड़ा अजीब सा होता है। देखिए 2003 की बात करिए, 3 में 3/10 है। अगर 3 की बात करोगे आप तो 3 बटा क्या है 10 है, और 4 की बात करोगे तो आपका ये 2 छंगे 12, 2 पंचे 10, 6/5 है। अब इसमें आयात 3 है तो निर्यात 10 है, इसमें आयात 6 है तो निर्यात 5। इसने कहा 3 से 4 में तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब कोई ये सोच ले कि चले हम बेस सेम कर दे, भाई ऐसे नहीं कर सकते हो आप, भिन्न में कर सकते हो। लेकिन हम इसको कह दें कि वैल्यू परसेंटेज के आधार पर निर्धारित कर दे, जब बेस ही नहीं कन्फर्म है, यहाँ कितना जनरेट हुआ था, अभी जैसे यहाँ कितना जनरेट हुआ था, टोटल प्रोडक्शन कितनी थी, तो आप नहीं इसको निर्धारित कर सकते हो। आपको बेस कंफर्म होना पड़ेगा। रेशियो देखकर, भिन्न देखकर हम वेल्थ थोड़ी बता पाएंगे। पता चले हम कह रहे हैं इनकी इनकम में 1:2 का अनुपात है, अब आपको इनकम पता है क्या, और इनकी भी इनकम में 1:2:3 का अनुपात है, तो कौन ज्यादा कमाता है कौन कम कमाता है, क्या परस्पर तुलना हो पाएगी, संभव ही नहीं। भाई हम कह दे कि हम 1 करोड़ कमाते हैं और हम आपको 10% देंगे या 1% देंगे। कोई कहता है कि हम 10,000 कमाते हैं, हम आपको 50% देंगे। सोचो अगर हम इसको बंद कर दे, कह दे 1% और 50% में किधर जाओगे। जैसे बंद कर दीजिए इसको, ऐसे हिडन कर दिया, तो आप कहोगे सर अब कैसे बता। अब आप अगर तुलना कर लो कि चलो नहीं 50% चलते हैं, अब आओ 50% आओ, कितना मिलेगा 5,000, ठीक है। और इधर 1% वाला चुपचाप शांति से 1 लाख रुपए पा जाएगा। ये हम बिना बेस के निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंकड़ा अपर्याप्त माना जाता है। सवाल बहुत ही शानदार होता है, ठीक है। डी ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन होगा। 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था। किसमें, 2002 में। 2002 में कितना था, 260 करोड़ था। इसको 4/5 पहले कह लीजिए। यह आयात है, यह निर्यात है। कह रहा है 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, तो 4 का मान आपका 260 था, 4 बराबर 260। अब ये सबसे आसान था, 5 का मान बताओ क्या होगा। 4 छंगे 24, 4 पंजे 20, 5 पचे 25, 5 छंगे 30, 2 32, 325 करोड़।
325 करोड़ बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन इस सवाल का बनता है और यही अंतिम सवाल होता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये बात सब लोग क्लियर बताइएगा, कंफर्म करिएगा, समझ में आया तो कमेंट करिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। बाकी अगर अच्छा लगे तो आप जरूर अपने स्तर पे बताइए, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो कंफ्यूजन है, उसको हम दूर करें। यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके लिए सबसे बेहतर प्रयास करें, यही हमारा अप्रोच है। बाकी मुलाकात अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।